my dear students. Today's my video lecture's topic is vibrational spectroscopy or infrared spectroscopy. Infrared spectroscopy अर्थात आवर्त spectroscopy. Now first see how we get this type of spectrum when substance get irradiated to IR radiation, then there will be change in the vibrational energy level of the substance. Due to the change in vibrational energy level, vibrational transition takes place, and due to this phenomena we get IR spectrum or vibrational spectrum. जब किसी भी पदार्थ पर आईआर रेडिएशन फॉल होता है तो इस मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशंस होते हैं और इस ट्रांजिशन के कारण हमको आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है. नो फर्स्ट सी कि आईआर रेडिएशन जो मॉलिक्यूल्स पे फॉल होता है वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज के होते हैं. आईआर रेडिएशन रेंज बेसिकली 0.8 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर के रेंज में होते हैं. बेसिकली हम इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड एज नियर आईआर विच इज फ्रॉम 0.8 माइक्रोमीटर टू 2.5 माइक्रोमीटर. नाउ फ्रॉम 2.5 माइक्रोमीटर टू 15 माइक्रोमीटर रेंज इज कॉल्ड मेन आईआर रीजन, and rest is called far IR region. This range is basically represented as wave number. Means अगर हम wavelength को reciprocal की फॉर्म पे ले लें तो हमको मिल जाएगा wave number. Wave number की फॉर्म पे ये जो रेंज होते हैं that range is from 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स से ऑलमोस्ट 50 सेंटीमीटर इनवर्स. इस रेंज में जो ज़्यादा हमारे लिए आईआर स्पेक्ट्रम में जो सबसे इम्पोर्टेंट रेंज होता है वो रेंज होता है मेन आईआर रेंज. जो मेन आईआर रेंज है दैट इज फ्रॉम 4000 टू 667 सेंटीमीटर इनवर्स. मोस्टली फार आईआर रीजन में हमको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा या रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिल जाता है. मोस्टली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जितने इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह जो होते हैं, वो सभी फंक्शनल ग्रुप इसी रेंज में अवशोषण प्रदर्शित करते हैं. सो आईआर स्पेक्ट्रा बहुत सिग्निफिकेंट होता है किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए, स्ट्रक्चरल स्टडीज़ के लिए, एज वेल एज किस तरह के बॉन्ड उसमें मौजूद होते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ये सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको आईआर स्पेक्ट्रम दे पाता है. इस रेंज में जो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक का जो रेंज होता है, इस रेंज में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो अपना एक आइडेंटिकल स्पेक्ट्रा देते हैं. That's why this range is called as fingerprint region. Fingerprint region, अंगुली छाप क्षेत्र हम इसको कहते हैं. इस क्षेत्र में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपना एक आइडेंटिकल आईआर स्पेक्ट्रा देते हैं और जिसके बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज अ होल उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं. बेसिकली जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कर पाता है वो रेंज होता है यहाँ पे 4000 से लेके 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, जहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं उनके हमको एब्जॉर्प्शंस इस रेंज पे मिलते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट आईआर रेडिएशन रेंज. नाउ सी कि क्या सभी मॉलिक्यूल्स के द्वारा हमको आईआर स्पेक्ट्रा मिल पाएगा. बेसिकली आईआर स्पेक्ट्रा वही मॉलिक्यूल्स दे पाते हैं जिनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है और साथ ही जिनमें इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट होता है. हम ये नहीं कहते कि इसके लिए परमानेंट डायपोल मोमेंट होना ज़रूरी है, लेकिन ये वो सभी मॉलिक्यूल्स देते हैं जिसमें उनके डायपोल मोमेंट में चेंजेस होते हैं. एग्जाम्पल्स लाइक HCl,
CONO, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट मौजूद है. सो दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज IR एक्टिव, IR सक्रिय. इनका हमको IR स्पेक्ट्रा मिलेगा IR रेडिएशन देने पे. लेकिन कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं लाइक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, C2H4 इथिलीन, C2H2 एसिटिलीन. ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट मौजूद नहीं है, लीनियर मॉलिक्यूल हैं, रेखीय अणु होते हैं. और लीनियर मॉलिक्यूल्स होने के कारण इनमें हमको परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं मिलेगा. लेकिन जब ऐसे मॉलिक्यूल को हम इरेडिएट करते हैं IR रेडिएशन के द्वारा, तो इनमें इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट आ जाता है, बिकॉज अनइवन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन of this molecule, so that now it becomes IR active. H2O भी इसी कैटेगरी का एग्जाम्पल हुआ, though it has permanent dipole moment. Okay, so ये molecules हो गए IR active. If we see molecules like hydrogen, oxygen और nitrogen, these are the molecules which do not possess permanent dipole moment, as well as इनमें इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट भी नहीं है, ना तो इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण है, ना ही इनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है. तो इनके लिए हमको IR स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा. एज सो सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज IR इनएक्टिव, IR अक्रिय मॉलिक्यूल. तो सी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में IR रेडिएशन देने से हमें IR स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है. इस स्पेक्ट्रा को हमने कहा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, कंपन स्पेक्ट्रा हम इसको कहते हैं. जैसा पहले ये वीडियो लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा कि किसी भी मॉलिक्यूल में तीनों तरह के एनर्जी लेवल्स मौजूद होते हैं. उनमें घूर्णन ऊर्जा स्तर, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स मौजूद है, उनमें वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स मौजूद है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स मौजूद है. अब IR रेडिएशन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वह वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेस ला सके. अगर किसी भी रेडिएशन को अगर IR रेडिएशन देने से मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेस आते हैं, सो बाय डिफॉल्ट उनके रोटेशनल एनर्जी लेवल में भी चेंजेस आएंगे. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंजेस यहाँ पे नहीं आ पाते. वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल चेंज होता है, लेकिन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशंस के साथ साथ यहाँ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में भी ट्रांजिशन हो जाते हैं. सो दैट जो स्पेक्ट्रा हमको मिलता है वो हमको प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ना मिलकर वो हमको रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के फॉर्म पे मिलता है. कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा हम इसको कहते हैं, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के फॉर्म पे मिला. जो स्पेक्ट्रा होता है वो लाइन स्पेक्ट्रा के फॉर्म पे नहीं है, वो बैंड स्पेक्ट्रा के फॉर्म पे हमको मिलेगा. अब अगर हमने अपना सैंपल, मतलब वो कंपाउंड, प्रतिदर्श कहेंगे हम इसको, वो कंपाउंड जिसका हम IR स्पेक्ट्रा फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर उसको हमने गैसियस फॉर्म पे लिया, गैसियस फॉर्म में लेने पर जो स्पेक्ट्रा हमको मिलता है वो रोटेशनल वाइब्रेशनल टाइप का ही मिलता है. लेकिन यदि हमने अपना सैंपल लिक्विड के स्टेट में लिया, द्रव रूप में लिया, लिक्विड स्टेट में लेने पर ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए रोटेशनल मोशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होते हैं और उस इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के कारण उनके जो रोटेशनल मोशंस हुए हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, प्रतिबंधित होते हैं, घूर्णन नहीं हो पाता. सो दैट ऐसे मॉलिक्यूल के केस में हमको प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी मिल जाता है. अभी तक हमने जो पढ़ा दैट इज बेसिक ऑफ IR स्पेक्ट्रम. इन 1955 नील जेरम नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया कि किस तरह से IR रेडिएशन देने पर मॉलिक्यूल में चेंजेस आते हैं, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेस आते हैं. हम इसको एग्जांपल के फॉर्म में ले सकते हैं. जैसे हमने कोई एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया, द्विपरमाणुक अणु. इस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में
सपोज दिस इज ए एटम एंड दिस इज बी एटम, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। जो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ मौजूद है, दैट बॉन्ड हैज स्प्रिंग लाइक नेचर, कमानी के जैसी इसकी प्रकृति है। इट हैज स्प्रिंग लाइक नेचर, बेसिकली इट इज कोवेलेंट बॉन्ड। सो स्प्रिंग लाइक नेचर रहने के कारण अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है। अगर हम यहाँ पर ए मॉलिक्यूल को स्टैटिक माने, इसको हमने स्थिर माना, जो बी मॉलिक्यूल है उसको हमने स्ट्रेचिंग फोर्स एफ स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई किया, मतलब तनन शक्ति हमने उसको दी और इसको खींच दिया हमने। स्ट्रेचिंग फोर्स देने पर अब ये एटम बी अपनी मीन पोजीशन से दोनों तरफ ये ऐसे वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह के जो मोशन होते हैं इसको हम ओसिलेशन कहते हैं, दोलन गति हम इसको कहते हैं, जहां पे बी एटम अपने मेन पोजीशन से, अपने मध्यमान स्थिति से दाईं और बाईं ओर बराबर विस्थापन करना प्रारंभ कर देगा। ये फिनोमेना जिस तरह से डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए पढ़ा हमने, ये सेम हम ट्राइएटोमिक या फिर पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल के लिए भी ये सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि ऐसे डायएटोमिक मॉलिक्यूल में स्ट्रेचिंग पॉसिबल है, तनन संभव है, तो इस तनन होने के कारण ही अब इसमें वाइब्रेशंस स्टार्ट हो गए, कंपन स्टार्ट हो गया, और इस वाइब्रेशन के कारण इनके विभिन्न कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण होंगे, विभिन्न वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशंस होंगे, और उस ट्रांजिशन के कारण हमको यहाँ पे स्पेक्ट्रा मिल जाएगा। जो स्प्रिंग लाइक नेचर है, इस प्रॉपर्टी को हम बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यदि हमने यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में F स्ट्रेचिंग फोर्स दिया और जो स्ट्रेचिंग फोर्स हमने अप्लाई किया हुआ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट x। व्हाट इज x हियर? अगर हमने B को इस पोजीशन तक हमने उसको स्ट्रेच किया, सो दिस विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ दिस एटम B। तो यहाँ जो डिस्टेंस इसने कवर किया उस डिस्टेंस को हमने बोला x। सो जो फोर्स हमने अप्लाई किया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं कांस्टेंट k इनटू x। नाउ इन सच केसेस मॉलिक्यूल्स को जैसे ही हमने इसको स्ट्रेच किया वैसे ही अब इस एटम में रीस्टोरिंग फोर्स होता है, प्रत्यानयन बल जिसको हम कहते हैं। उस रीस्टोरिंग फोर्स के कारण, प्रत्यानयन बल के कारण ये एटम अपने मूल पोजीशन पे आना चाहता है। अब चूंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और रीस्टोरिंग फोर्स दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, सो दैट हम यहाँ पे ये माइनस साइन यूज करते हैं। जो एक्सप्रेशन हमको मिला दैट इज F इक्वल्स टू माइनस kx, ये जो लॉ है दिस इज कॉल्ड एज हुक्स लॉ, और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में जब इस तरह के वाइब्रेशंस होते हैं तो वाइब्रेशंस वाइब्रेट करता हुआ जो डायटम्स है वो बिहेव करता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के तरह, सरल आवर्ती दोलित्र की भांति अब इसका व्यवहार होता है। जैसा अभी हमने पढ़ा हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल्स टू माइनस kx। अब मान लीजिए ऐसे मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी हमने माना U, स्थितिज ऊर्जा मान लीजिए उसकी U है। अगर हम उसको स्मॉल फ्रैक्शन लें पोटेंशियल एनर्जी का, देन दैट इज du। दिस du इज इक्वल्स टू माइनस fx। इस एक्सप्रेशन से हम f की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। we get du इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसर, we get k x dx। हम ये लेते हैं f डॉट dx बिकॉज हमने ये स्मॉल लिया, सो हमको यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी स्मॉल फ्रैक्शन के रूप में दिखना पड़ेगा। सो वी गेट du इक्वल्स टू k x डॉट dx। हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद ये हो जाएगा u इक्वल्स टू k कांस्टेंट है x डॉट dx। इंटीग्रेशन के बाद ये हमको मिल गया हाफ k x
स्क्वायर। जो एक्सप्रेशन हमको मिला पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ये एक्सप्रेशन होता है पैराबोला का, परवलय का ये एक्सप्रेशन है, जहां पे अब इसके आधार पे हम किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल द्विपरमाणु अणु में दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी मींस डिस्टेंस r और उसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस के बीच में हम जब ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ हमको मिलता है डायटोमिक मॉलिक्यूल के साम्य दूरी r इक्विलिब्रियम, मतलब उनकी मध्यमान दूरी r इक्विलिब्रियम से इस पॉइंट से हमको दोनों ओर ये पैराबोलिक शेप में ये ऊपर की ओर उठता हुआ हमको ऐसा कर्व प्राप्त होता है, वक्र प्राप्त होता है, ये पैराबोला हुआ। अब इसमें समान दूरी पर, इस तरह से समान दूरी पर हमें बहुत से वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स प्राप्त होते हैं, कंपन ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं। इन कंपन ऊर्जा स्तरों को हम कहते हैं V होता है यहाँ पे कंपन क्वांटम संख्या, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से किसी भी ओसिलेटिंग मॉलिक्यूल, दोलन करते हुए मॉलिक्यूल के लिए जो आवृत्ति होती है न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, जो आवृत्ति होती है वो बराबर होती है न्यू इक्वल्स टू 1/2 पाई √k/μ के बराबर। अब यदि हम क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे देखें, क्वांटम सिद्धांत के आधार पे देखें, तो ऐसे वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल के लिए, कंपन करते हुए मॉलिक्यूल के लिए जो कंपन ऊर्जा का मान है EV, दैट विल बी इक्वल टू V + ½ hc ओमेगा E लिखते हैं। कहीं आपको ये न्यू बार के फॉर्म पे भी मिलेगा या फिर ओमेगा बार के फॉर्म पे भी मिलेगा। जो h है वो प्लैंक कांस्टेंट, c वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग स्थिरांक, ओमेगा E को हम कहते हैं ओसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी और इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी, बेटर टू से इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेटिंग मॉलिक्यूल। किसी भी दोलन करते हुए अणु की साम्य आवृत्ति, ये कहलाता है ओमेगा E। जो V यहाँ पे इस्तेमाल हुआ दैट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो जो कर्व हमको यहाँ पे मिला पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में, इस कर्व में जो ओरिजिन है या फिर ये जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस में हम डायटोमिक मॉलिक्यूल के एक एटम को स्टैटिक मानते हैं। जैसे अगर हमने HCl मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया तो इस HCl मॉलिक्यूल के लिए वी सपोज हियर कि H की पोजीशन जो है वो इस y एक्सिस पे है और जो Cl है वो इस तरह से सरल आवर्ती दोलित्र करते हुए किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जो वेरियस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं वो हमको इस तरह से प्राप्त होते हैं। इस एक्सप्रेशन में अगर हम v के डिफरेंट वैल्यूज को रखते चले जाएं, सपोज v इक्वल्स टू 0 रखने पर जो फर्स्ट एनर्जी लेवल हमको यहाँ पे मिलेगा, v इक्वल्स टू 0 रखने पर ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हाफ hc ओमेगा E के बराबर। ओके, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ EV वी कैन राइट इट एज न्यू बार, मीन्स हम इसको फ्रीक्वेंसी नंबर के रूप में अगर रिप्रेजेंट करें सो हमको यहाँ पे डिवाइडेड बाय HC करना पड़ेगा और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा V + ½ HC कैंसल आउट हो जाएगा और ये मिल गया हमको ओमेगा E के बराबर। मीन्स न्यू बार इक्वल्स टू V + ½ ओमेगा E। सो V इक्वल्स टू 0 रखने पर जो वैल्यू हो जाएगी वो ½ ओमेगा E के बराबर।
मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में यदि उसमें किसी भी तरह का वाइब्रेशन नहीं हो रहा, V इक्वल्स टू 0 है, मीन्स उनमें कोई भी तरह का वाइब्रेशन नहीं हो रहा, वाइब्रेशन नहीं होने के बावजूद दैट मॉलिक्यूल कंटेन्स दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज 0 पॉइंट एनर्जी। मतलब ग्राउंड स्टेट पे भी वाइब्रेशन नहीं होने की स्थिति में भी किसी भी मॉलिक्यूल के पास वाइब्रेशनल एनर्जी मौजूद होती है एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ओमेगा ई के बराबर। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ v इक्वल्स टू 1, v इक्वल्स टू 1 रखने पर यहाँ जो वैल्यू हमको मिलेगा 3/2 ओमेगा ई के बराबर, देन 5/2 ओमेगा ई व्हेन v इक्वल्स टू 2, v इक्वल्स टू 3 होने पर जो वैल्यू होगी वो 7/2 ओमेगा ई के बराबर। सो ऑन इस तरह से हमको इकाई के अंतर पे, यूनिट के डिफरेंस में हमको यहाँ पे डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए हमको वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएगी। ओके, जो ग्राफ है ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में यहाँ पर सारे जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं वो इक्विडिस्टेंट हैं, बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर स्थित है। बट प्रैक्टिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव नहीं करते, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के जैसे बिहेव करते हैं, असरल आवर्ती दोलित्र की भांति व्यवहार करते हैं। नो, व्हाट इज एनहार्मोनिक ऑसिलेशन और असरल आवर्ती दोलित्र क्या हुए? जब किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन स्टार्ट होता है तो वाइब्रेट करता हुआ मॉलिक्यूल धीरे धीरे जैसे जैसे वह अपने इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से वो दूर होता चला जाता है, मीन्स जैसे जैसे उसका वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल का एम्पलीट्यूड बढ़ते जाता है, आयाम बढ़ते जाता है, वैसे वैसे मॉलिक्यूल अब पैराबोला कर्व को मेंटेन नहीं करता, मतलब वो पैराबोला की तरह बिहेव नहीं करेगा। ऐसे मॉलिक्यूल के लिए जो हमको कर्व मिलता है वो कर्व दिस इज आर इक्विलिब्रियम, एक्स एक्सिस पे हमने आर लिया, डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी है और हमने इसको यू से रिप्रेजेंट किया। जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं उनके लिए हमको ये वाइब्रेट करता हुआ मॉलिक्यूल धीरे धीरे हमको इस तरह से वर्क कर्व मिलता है। मीन्स जब v की वैल्यू कम है, एट लोअर वैल्यू ऑफ v we get vibrational energy level like this, और जैसे जैसे v की वैल्यू इंक्रीज होते चले जाती है वैसे वैसे इन वेरियस एनर्जी लेवल्स के बीच में जो स्पेस है, दूरियां, वो रिड्यूस होते चले जाती है। मीन्स v का वैल्यू इंक्रीज होने से इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो एनर्जी गैप है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है एंड फाइनली एक ऐसी सिचुएशन आती है, मतलब एक v की एक ऐसी वैल्यू हमको मिलती है जिस वैल्यू पर दोनों डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के दोनों एटम एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पे चले जाते हैं कि उनके बीच में अब किसी तरह का बॉन्ड मौजूद नहीं रह पाता, और ऐसी सिचुएशन पे मॉलिक्यूल में दोनों एटम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस सिचुएशन पे जो हमको एनर्जी डिफरेंस मिलता है, दैट एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन एनर्जी, और उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एनर्जी हो गई वियोजन ऊर्जा, मींस दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट दिस डायटोमिक मॉलिक्यूल। ओके, जैसा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के लिए हमने पढ़ा था कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एनर्जी लेवल्स होते हैं वो सभी क्वांटाइज्ड होते हैं, क्वांटीकृत ऊर्जा के मान है। सो यहाँ पे जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं वह भी क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं, और यहाँ जो हमको लेवल्स मिलेंगे वो हमको असतत मिलते हैं, मीन्स कंटिन्यूस फॉर्म पे नहीं होंगे, असतत होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पैराबोला, जिनमें हमको इस तरह का पोटेंशियल एनर्जी कर्व मिलता है, इन मॉलिक्यूल्स के लिए हम उस एक्सप्रेशन को यूज नहीं कर सकते जो हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए यूज किया था। सो फॉर सच मॉलिक्यूल्स वी राइट द एक्सप्रेशन न्यू बार इक्वल्स टू
v प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस v प्लस हाफ स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई। ये एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं फॉर सिंपल फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, एंड दिस पार्ट इज added for n harmonic oscillator. Here xe is called as n harmonicity constant. इसको हम कहते हैं n harmonicity constant। मतलब जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में v की वैल्यू इंक्रीज होने पर दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिड्यूस होते चले जाती है। दैट्स वाई यहाँ पे जो लाइन स्पेसिंग है वो लाइन स्पेसिंग हमको धीरे धीरे यहाँ पे कम होता हुआ मिलेगा। सो अब ये हुआ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व कैसे मिलेंगे। नाउ सी सिलेक्शन रूल, वर्ण नियम, आईआर स्पेक्ट्रा के लिए वर्ण नियम क्या होता है। इफ मॉलिक्यूल बिहेव्स एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, अगर वो सरल आवर्ती दोलित्र की भांति व्यवहार कर रहा है, तब जो सिलेक्शन रूल होता है वो सिलेक्शन रूल है डेल्टा वी इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। मतलब ट्रांजिशन एनर्जी लेवल जिनके बीच में ट्रांजिशंस हो रहे हैं उनके बीच में यूनिट का डिफरेंस होगा। मींस ट्रांजिशन कैन बी फ्रॉम v इक्वल्स टू 0 टू v इक्वल्स टू 1 एंड वाइस वर्सा, या तो एब्जॉर्प्शन टाइप होगा या फिर इमिशन टाइप होगा। लेकिन यदि मॉलिक्यूल एनहार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है तो उस केस में ये सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं होता। एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में डेल्टा v इक्वल्स टू प्लस माइनस वन भी हो सकता है, प्लस माइनस टू भी हो सकता है, प्लस माइनस थ्री भी हो सकता है। जब कोई भी ट्रांजिशन यहाँ पे v इक्वल्स टू 0 से v इक्वल्स टू 1 में होते हैं, मीन्स ग्राउंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड लेवल पे अगर हो, तो ऐसे ट्रांजिशन के लिए हमको जो बैंड मिलता है दैट बैंड इज कॉल्ड एज फंडामेंटल बैंड, मौलिक बैंड हम उसको कहते हैं। और जिस फ्रीक्वेंसी पर ये मिलता है उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ हमको मिलेगा फंडामेंटल बैंड या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर ट्रांजिशंस होते हैं v इक्वल्स टू 0 से v इक्वल्स टू 2 पे, तो ऐसे ट्रांजिशन के लिए डेल्टा v का मान होगा +2। इस ट्रांजिशन के लिए जो बैंड हमको मिलता है उसको हम ओवरटोन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन, प्रथम अधिस्वरक कहा जाएगा। इफ ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम v इक्वल्स टू 0 टू v इक्वल्स टू 3, मीन्स डेल्टा v की वैल्यू जो है वो +3 के बराबर होगी। ऐसे केस में जो बैंड हमको मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड ओवरटोन, द्वितीय अधिस्वरक कहलाता है, सेकेंड ओवरटोन। Now how do we get vibrational rotational spectrum? Earlier we studied about Born-Oppenheimer approximation, and according to that approximation the total energy of molecule is equal to the rotational energy plus vibrational energy plus electronic energy। Means किसी भी अणु की कुल ऊर्जा जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक घूर्णन और कंपन ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है। Here we see only vibrational and rotational energy, so we can write the E total equals to E rotational plus E vibrational। अगर हम इसको जूल के फॉर्म पे रिप्रेजेंट ना करके यदि हम इसको सेंटीमीटर इनवर्स के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करें, वेव नंबर के फॉर्म पे, सो न्यू बार टोटल इक्वल्स टू न्यू बार रोटेशनल प्लस न्यू बार वाइब्रेशनल। जो न्यू बार रोटेशनल की वैल्यू होती है दैट वैल्यू इज इक्वल टू बी जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर। न्यू बार वाइब्रेशनल हम एनहार्मोनिक ऑसिलेटर
के लिए ये एक्सप्रेशन लिखते हैं, v प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस v प्लस हाफ होल स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई के बराबर। सपोज इसको कहा हमने एक्सप्रेशन नंबर 1, दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2, दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 3। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 and 3 ऑन इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 2 और 3 का मान यदि हम 1 में रखें, देन वी गेट एक्सप्रेशन न्यू बार टोटल इक्वल्स टू डी जे प्लस 1 प्लस v प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस v प्लस हाफ होल स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई, expression number 4. So this equation represents the total energy of vibrational rotational energy level of diatomic molecule. अब यदि दो डिफरेंट लेवल के बीच में ट्रांजिशंस हो, दो लेवल के बीच में ट्रांजिशंस हो, तो ट्रांजिशंस होते समय चूंकि हमने यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी लेवल को भी कंसिडर किया हुआ है, तो इनके लिए जो सिलेक्शन रूल होता है वो वही होता है जो हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए देखा। मींस डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशंस के लिए डेल्टा जे इक्वल्स टू +-1 के बराबर होगा, और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, सो यहाँ पर डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो +-1, +-2, +-3 कुड बी पॉसिबल। सो ये जो एक्सप्रेशन हमको मिला, दिस इज शोइंग द फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ ट्रांजिशनल लेवल। अब यदि दो डिफरेंट लेवल के बीच में ट्रांजिशंस हो रहे हो, तो ऐसे लेवल के बीच में ट्रांजिशन से जो हमको डेल्टा न्यू बार की वैल्यू है, ट्रांजिशन बिटवीन टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, हम उसको लिखेंगे डेल्टा न्यू बार के इक्वल। ओके, सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हुए होते हैं। यहाँ हम लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में यदि ट्रांजिशन शो करें, तो फाइनल एक्सप्रेशन जो हमको मिलता है, आई एम राइटिंग द फाइनल एक्सप्रेशन ओनली, आई एम नॉट गिविंग डेरिवेशन हियर। द फाइनल एक्सप्रेशन वी गेट इज डेल्टा न्यू बार इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस बी जे प्लस 1, बी जे प्लस 1 के इक्वल ये एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे मिलता है। जो एक्सप्रेशन हमको मिलता है वो ओमेगा 0 प्लस 2b जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर मिलता है। नाउ सी, ओमेगा 0 इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये मौलिक आवृत्ति कहलाती है। हमने ओमेगा ई को ओमेगा 0 से डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ जो 2b जे प्लस 1 एक्सप्रेशन मिला, इसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस 2d स्मॉल m। दिस स्मॉल m इज इक्वल टू j प्लस 1। स्मॉल m जो है वो यहाँ पे j प्लस 1 के बराबर हुआ। सो दो एनर्जी लेवल जिसके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, उसके लिए हमको एनर्जी डिफरेंस मिल गया ओमेगा 0 प्लस 2bm सेंटीमीटर इनवर्स। अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमको किस तरह से वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलते हैं, ये मिला था हमको डेल्टा न्यू बार इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस 2bm के बराबर। इफ वैल्यू ऑफ m इज, m क्या है यहाँ पे, m जो है वो j प्लस 1 के इक्वल होता है। अगर m की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे m की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 हुई, उस केस में जो भी ट्रांजिशंस हमको मिलते हैं वो सारे ट्रांजिशंस हमको एक ही तरह के ट्रांजिशंस होंगे यहाँ पे, और वो ट्रांजिशन बैंड ओरिजिन कहलाता है। बैंड ओरिजिन व्हेन m की जो वैल्यू है वो +-1, +-2, +-3 हो, तो ऐसे केसेस में हमको यहाँ पे डिफरेंट लाइंस मिलेंगी, अलग अलग इंटेंसिटी की हमको लाइंस यहाँ पे मिल जाती हैं। m की वैल्यू अगर +-1, +-2, +-3 होती है, तो हमको यहाँ पे बैंड ओरिजिन के दोनों तरफ
इक्विडिस्टेंट पोजीशन पे, समान दूरी पर हमको अलग अलग इंटेंसिटी की लाइंस मिलती हैं। अब इसके बेसिस पे हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमको पी क्यू आर ब्रांचेस मिलती हैं। नाउ सी, किसको हम पी ब्रांच, क्यू ब्रांच या आर ब्रांच कहते हैं? जब डेल्टा जे की वैल्यू -1 हो, तो इस केस में जो फंडामेंटल बैंड के दोनों तरफ हमको, फंडामेंटल बैंड के एक तरफ हमको ऐसी लाइंस मिलती हैं जिन लाइंस की इंटेंसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होते चलती हैं, उन लाइंस को हम कहते हैं पी ब्रांच। वो कहलाती हैं पी ब्रांच। मीन्स डेल्टा जे इक्वल्स टू -1 होने पे हमको बैंड ओरिजिन के एक तरफ जहाँ पे ऐसी स्पेक्ट्रल लाइंस मिले जिसकी इंटेंसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, उनको हम कहते हैं पी ब्रांच। मैं आपको डायग्राम बना के शो करूंगी कुछ देर के बाद। डेल्टा जे इक्वल्स टू यदि +1 हो, तो इस केस में हमको फंडामेंटल बैंड के एक तरफ हमको ऐसी लाइंस मिलती हैं, ऐसी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं जिसकी इंटेंसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है, उस लाइन को हम कहते हैं आर ब्रांच। आर ब्रांच। और जब डेल्टा जे इक्वल्स टू 0 हो, मीन्स इफ देर इज नो रोटेशनल ट्रांजिशंस टेक्स प्लेस, ऐसे केसेस में जब ये रोटेशनल फॉरबिडन ट्रांजिशंस यहाँ पे होते हैं, ऐसे केसेस में हमको सेंटर पे बिल्कुल बीच की स्थिति में हमको इक्विडिस्टेंट लाइंस मिल जाएंगी। मतलब बहुत ही पास पास हमको रेखाओं का एक समूह मिलता है जिसको हम कहते हैं क्यू ब्रांच। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं। डेल्टा जे इक्वल टू 0 मीन्स फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल के केस में हमको पी और आर ब्रांच के बीच में इस तरह से गैप मिल जाएगा। ये फॉरबिडन ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। वन साइड पी ब्रांच मिलेगा, अनदर साइड क्यू ब्रांच मिलेगा, और सेंटर पे हमको इस तरह से खांच मिलती है, विच इज ग्रूव मिलती है, दैट इज ड्यू टू फॉरबिडन ट्रांजिशन एंड दैट इज कॉल्ड क्यू ब्रांच। These are various energy levels. These are of V when V equals to 0. ये है when V equals to 1. These energy levels are named as J equals to 0, J equals to 1, J equals to 2, J equals to 3. These are J equals to 0. इनको differentiate करने के लिए हम जो upper energy level है, they can be named as J dash equals to 0, J dash equals to 1, or J dash equals to 2. When transition takes place from various energy levels, if omega 0, if delta nu bar equals to omega 0, means जो ट्रांजिशंस हैं वो ट्रांजिशनल एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो अगर वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो रहे हैं, तो उस टाइम पे हमको इस तरह से क्लोजली स्पेस लाइंस मिलते हैं। ये क्लोजली स्पेस लाइंस तब हमको मिलते हैं जब ट्रांजिशन सिमिलर एनर्जी लेवल्स में होते हैं। फ्रॉम J equals to 0 टू ट्रांजिशन इफ टेक्स प्लेस फ्रॉम on J dash equals to 0. So J equals to 0 to J dash equals to 0, ऐसे केसेस में हमको डेल्टा J की वैल्यू 0 मिलेगी। डेल्टा J की वैल्यू 0 मिलने पर जो डेल्टा न्यू बार है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। ऐसे जो ट्रांजिशंस होंगे उन सभी ट्रांजिशंस के लिए हमको इक्वली स्पेस लाइंस मिलती हैं जिसको हम कहते हैं क्यू ब्रांच। ये क्यू ब्रांच हुए। इसके बाद दोनों तरफ अगर डेल्टा J इक्वल्स टू +1 हो, मीन्स ट्रांजिशन हमेशा J इक्वल्स टू 0 टू J डैश इक्वल्स टू 1, इस लेवल पे यदि ट्रांजिशंस हो रहे हो +1 के साथ, तो ऐसे केसेस में हमको यहाँ पर मिल जाते हैं +1 के साथ R ब्रांच मिलते हैं। दीज आर R ब्रांच। फिर अगर ट्रांजिशंस होते हैं डेल्टा J इक्वल्स टू -1 के साथ, डेल्टा J इक्वल्स टू -1 के साथ, तो हमको यहाँ पे P ब्रांच मिलेंगे। सो दीज आर P ब्रांच, दीज आर P ब्रांच शोइंग द ट्रांजिशन फ्रॉम J1 to 2। जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस हमको मिल रही हैं, इन सभी स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग होता है वो 2b के इक्वल। So all these spectral lines are equally spaced here. इस तरह से हमको डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है।
जैसा हमने पहले पढ़ा कि अगर ट्रांजिशंस तीन तरह के हमको मिले, फंडामेंटल बैंड, फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकेंड ओवरटोन। कुछ मॉलिक्यूल्स के केस में जब यही फंडामेंटल बैंड्स ओवरटोन बैंड्स के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं तो इनके इंटरेक्शन से हमको कॉम्बिनेशन बैंड्स मिलते हैं आईआर स्पेक्ट्रम में। अब कुछ मॉलिक्यूल के केस में ये भी होता है कि अगर उनकी जो वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं, मॉलिकुलर वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं, यदि वो एकदम पास पास में हो, उनके बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा ना हो, तो ऐसे केसेस में उन वाइब्रेशनल मॉलिकुलर एनर्जीज फ्रीक्वेंसीज के बीच में रेजोनेंस हो जाता है और इस रेजोनेंस के कारण वो एक दूसरे के साथ अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर लेते हैं। ये बेसिकली एक डीजनरेसी की स्थिति होती है। डीजनरेसी मतलब हमको ऐसे मॉलिकुलर एनर्जी लेवल्स मिल जाते हैं जो लगभग समान ऊर्जा स्तर के हों। इन एनर्जी लेवल्स के बीच में रेजोनेंस की स्थिति हो जाती है, जिसको हम फर्मी रेजोनेंस कहते हैं। जब कॉम्बिनेशन बैंड्स हमको मिलते हैं तो वो कॉम्बिनेशन बैंड्स की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। इन कॉम्बिनेशन बैंड की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे रेजोनेंस करा सकते हैं। आईआर, बहुत ज़रूरी बात ये है कि आईआर स्पेक्ट्रा में हमको ये PQR ब्रांचेस हमको तब दिखाई देते हैं जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का रेजोल्यूशन बहुत हाई हो। यदि हमने उच्च आवर्धन क्षमता का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लिया है तब हम क्लियरली यहाँ पे PQR ब्रांचेस को विजुअलाइज कर सकते हैं। और अगर हमने लो रेजोल्यूशन का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लिया है तो जैसे हमने पहले देखा, हमको स्पेक्ट्रा इस तरह से बैंड स्पेक्ट्रा के रूप में मिलेंगे। इस तरह के स्पेक्ट्रा हमको यहाँ पे प्राप्त होते हैं। ये जो हमने बनाया हुआ है स्पेक्ट्रा, इसमें बीच में जो इस तरह से ग्रूव हमको दिखाई दे रही है, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि जनरली HCl जैसे मॉलिक्यूल्स में हमको इस तरह का स्पेक्ट्रा हमको मिलेगा। कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने तरह के वाइब्रेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। जब मॉलिक्यूल को आईआर रेडिएशन दिया जाता है तब बेसिकली उसमें दो तरह के वाइब्रेशंस होते हैं। One is called as stretching vibration, tanan, कंपन, and second is called bending vibration, बंकन कंपन। जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं, अगर हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया, सपोज A एटम एंड B एटम, A B एटम को यदि स्ट्रेच किया जाए तो या तो उनका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल के केस में हमेशा ही स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस पॉसिबल होंगे। लेकिन यदि हमने ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल ले लिया, सपोज दिस इज A एटम, दिस इज B एंड दिस इज C एटम, इस मॉलिक्यूल में दो तरह के वाइब्रेशंस पॉसिबल है। या तो B और C एटम एक साथ एक ही ओर मूव करें। अगर B और C एटम एक साथ एक ही तरफ मूव करेंगे तो इस केस में बॉन्ड लेंथ एक साथ रिड्यूस होगी। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर A एटम के रिस्पेक्ट में B एंड C एटम्स में से B एटम A एटम से दूर स्ट्रेच हो और C एटम जो है वो A एटम की ओर मूव करे। इस फिनोमेना में या तो बॉन्ड लेंथ इक्वली रिड्यूस होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, या फिर वो इंक्रीज होगी, स्ट्रेच होगी। लेकिन दूसरे वाले केस में A B की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी और A C के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो रिड्यूस होगी, डिक्रीज होगी। ऐसे जो वाइब्रेशंस होते हैं जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में होते हैं, ऐसे वाइब्रेशंस में जब इक्वल एक जैसा चेंजेस हो तो इनको हम कहते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सममित तनन। इस तरह के जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको हम कहते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग या सममित तनन। एंड सेकेंड टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, असममित तनन। ये जितने भी
वाइब्रेशंस हुए, ये सारे वाइब्रेशंस बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग होते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर एक्सिस पे ये सारे वाइब्रेशंस होते हैं ना। सिर्फ बेंडिंग वाइब्रेशंस कैसे हुए, अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में हमको बेंडिंग वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगे। अगर हमने पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लिया तो इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में यदि वाइब्रेशन इस तरह से हो कि उनके वाइब्रेशन से अगर बॉन्ड लेंथ यहाँ पे चेंज हो जाए, बॉन्ड एंगल में चेंजेस हो जाएं, तो इस वाइब्रेशन को हम कहते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। बेसिकली जो बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं वो चार तरह के बेंडिंग वाइब्रेशंस हमको मिलते हैं। यदि मॉलिक्यूल जिस प्लेन में है, अगर उसी प्लेन में सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में, सपोज ए इज अ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट पे दूसरे एटम उसी प्लेन में यदि एक ही डायरेक्शन पे वाइब्रेट हो, मूव करें, तो इस तरह के वाइब्रेशन को हम कहते हैं रॉकिंग। इसके अपोजिट यदि सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में दोनों एटम एक दूसरे की ओर वाइब्रेट करें, एक दूसरे की ओर मूव करें, तो ये वैसा ही है जैसा सीजर में होता है, कैंची में जैसा होता है, उनके जो दोनों लिम्स होते हैं वो एक दूसरे की ओर मूव करते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं। इस तरह के वाइब्रेशंस को हम कहते हैं सीजरिंग। ये दोनों वाइब्रेशंस मॉलिक्यूलर प्लेन पे ही होंगे। फिर यदि वाइब्रेशन इस तरह से हो जहां पे सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल जिस प्लेन पे मौजूद है उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक एटम अनदर प्लेन पे जाए और दूसरा एटम जो है वो दूसरे प्लेन पे जाए, तो ऐसे जो वाइब्रेशंस होते हैं इन वाइब्रेशंस को हम कहते हैं ट्विस्टिंग। ऐसे जो बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं वो कहलाते हैं ट्विस्टिंग। या फिर इसका एक और पॉसिबिलिटी है कि ए बी सी मॉलिक्यूल जिस प्लेन में मौजूद है उसमें से बी एंड सी जो है वो दोनों के दोनों एक साथ एक ही प्लेन पे मूव कर जाएं, ओके, या तो प्लस या फिर वो माइनस। तो इस तरह के जो वाइब्रेशंस होंगे बेंडिंग वाइब्रेशंस, उनको कहा जाता है वैगिंग। सो बेसिकली चार तरह के बेंडिंग वाइब्रेशंस हुए, ट्विस्टिंग, वैगिंग, सीजरिंग एंड रॉकिंग। दो तरह के हमने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस देखे, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। इफ वी कंपेयर सिमेट्रिक एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस, अगर हम किसी भी एक ही मॉलिक्यूल में ये दोनों तरह के वाइब्रेशंस पॉसिबल होते हैं, यहाँ पे उसमें सिमेट्रिक वाइब्रेशंस भी होते हैं और बेंडिंग वाइब्रेशंस भी होते हैं। अगर हम आईआर स्पेक्ट्रा स्टडी करें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के केस में, तो वहां हमको जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, तनन आवृत्तियां, ये हमेशा हमको हायर फ्रीक्वेंसी पे मिलती हैं एज कंपेयर टू बेंडिंग वाइब्रेशन, बिकॉज इट इज सपोज दैट कि किसी भी मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कराना मुश्किल है, डिफिकल्ट है उस मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल को चेंज करने से। बॉन्ड एंगल बेंडिंग वाइब्रेशन से चेंज होते हैं और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से चेंज होती है। सो दिस प्रोसेस इज क्वाइट डिफिकल्ट देन दिस, दैट्स वाई जो फ्रीक्वेंसी है वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के लिए हमको हमेशा ज़्यादा मिलेगा और बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए हमको हमेशा कम मिलेगा। Another important thing in the IR spectra is motion or fundamental or modes of vibration or degrees of freedom. Vibrational degrees of freedom, we can say that. Vibrational degrees of freedom. For linear molecule, the vibrational degrees of freedom is 3n minus 5. For non-linear molecule, it is 3n minus 6. N is the number of molecule present in molecule. 3 indicates the
total three type of vibrations or a degree of freedoms present in any molecule. Translational degree of freedom, motion, translational degree of translational motion, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, ये तीनों तरह के मोशन पॉसिबल होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में. सो अगर उसमें n नंबर ऑफ एटम वहाँ पे प्रेजेंट हो तो किसी भी वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 3n-5 होगा लीनियर मॉलिक्यूल के केस में. नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के केस में ये 3n-6 के बराबर होता है. यहाँ जो एक का जो डिफरेंस मिलता है, एक डिग्री का जो डिफरेंस मिलता है, वो डिफरेंस सिर्फ इसलिए मिलता है कि जो लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं उनके केसेस में केवल दो ही एक्सिस के अलोंग रोटेशन पॉसिबल होते हैं, लेकिन जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें तीनों एक्सिस या तीनों कोऑर्डिनेट्स पे रोटेशंस पॉसिबल होते हैं, एक्स वाई एंड जेड, सो दैट यहाँ पर 3n-6 के इक्वल होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम. एग्जाम्पल देख लेते हैं. मॉलिक्यूल लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल के लिए n की जो वैल्यू है वो 3 होगी, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, सो n इक्वल्स टू 3. नाउ दिस मॉलिक्यूल इज लीनियर इन शेप, ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है. सो हम इसके लिए जब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 3 × 3-5 मीन्स 9-5, सो इक्वल्स टू 4. If we see any non-linear molecule like H2O, H2O is non-linear molecule, the n value for this is 3, 1O and 2H. If we calculate it, degree of freedom for it, so it is, as it is non-linear molecule, so degree of freedom will be equal to 3n-6, so 3 × 3, 9, 9-6, so we get 3 degrees of freedom. क्या इंडिकेट कर रहे हैं ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से, हमको क्या पता चल रहा है? जैसा हमने CO2 मॉलिक्यूल के लिए देखा कि डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 4. इट मींस इस मॉलिक्यूल में 4 तरह के वाइब्रेशंस पॉसिबल होंगे, वेदर इट इज स्ट्रेचिंग और बेंडिंग. यहाँ हमको टोटल 4 फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं. आउट ऑफ ऑल दोज 4 फ्रीक्वेंसीज, 3 फ्रीक्वेंसीज हमको IR रीजन पे मिलती हैं जो हम मेजर कर पाते हैं CO2 मॉलिक्यूल के केस में. जो H2O मॉलिक्यूल होता है, इस H2O मॉलिक्यूल के लिए हमको वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिला 3 का मतलब होता है कि H2O मॉलिक्यूल के केस में हमको 3 तरह की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी, ν1, ν2 एंड ν3. ये तीनों फ्रीक्वेंसीज हमको IR रीजन पे ही मिलती हैं. तो IR स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए हमको ये बहुत ज़रूरी होता है कि उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स हैं वो सब चीज़ें हमको अच्छे तरीके से याद रहें. IR स्पेक्ट्रम में जैसे हमने पहले पढ़ा कि अगर हम मेन IR रीजन में देखें तो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 667 सेंटीमीटर इनवर्स का जो रेंज है, इस रेंज में हमको जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं, क्रियात्मक समूह जो मौजूद होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उनके लिए एज वेल एज हमको फिंगरप्रिंट रीजन पे भी हमको स्पेक्ट्रा मिलता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस होता है, रेंज होता है जहाँ पे हमको यूजफुल इंफॉर्मेशंस IR स्पेक्ट्रा के द्वारा मिलती हैं. हियर आई रोट सम इम्पॉर्टेंट IR फ्रीक्वेंसीज. ओके, फर्स्ट C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C. कार्बन कार्बन के बीच में यदि ये 3 तरह के बॉन्ड मौजूद हैं तो यहाँ पे आप इनके रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज देख सकते हैं. जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमको C ट्रिपल बॉन्ड C के लिए मिलता है, देन C डबल बॉन्ड C, देन C सिंगल बॉन्ड C. As we know the relationship between delta nu bar equals to 1/2 pi C under root K upon mu. In this expression, K is force constant. ये बल नियतांक होता है, फोर्स कांस्टेंट. किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसके लिए फ्रीक्वेंसीज उतना ही ज़्यादा मिलेगा. सो दैट अगर हम देखें यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ हम देखें तो जहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C होता है ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. इट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन C डबल बॉन्ड C एंड C सिंगल बॉन्ड C. सो द वैल्यू ऑफ K फॉर C ट्रिपल बॉन्ड C विल बी ग्रेटर. दैट्स वाई इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगा वह भी ज़्यादा होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो C डबल बॉन्ड O, दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, this is called as carbonyl group and this is present in aldehyde, ketone, esters, anhydrides, acids. ये जितने भी
फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, इन सभी में कॉमनली कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। आईआर स्पेक्ट्रा की जो स्पेशलिटी है वो ये कि ऐसे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें CO फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है वो सब के सब 1625 टू 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में कैरेक्टरिस्टिक बैंड शो करते हैं, और इस बैंड के प्रेजेंस के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उन मॉलिक्यूल्स में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। Another important thing is that presence of OH group. Mostly compounds like alcohol and acids, they all are contained OH group. Now OH group can be free or can be hydrogen bonded. फ्री कब होगा, कब उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा? अगर हमने अल्कोहल को वेपर फेज में लिया, अगर वो वेपर फेज में मौजूद होगा तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है या फिर कंपाउंड को हमने प्योर फॉर्म पे ले लिया, इफ यू टेक एब्सोल्यूट अल्कोहल, ओके, रेक्टिफाइड अल्कोहल और एब्सोल्यूट अल्कोहल मींस प्योर है वो, सॉल्यूशंस नहीं है वो, तो ऐसे केसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट नहीं होता। सो यहाँ जो हमको आईआर फ्रीक्वेंसी मिलती है वो 3600 सेंटीमीटर इनवर्स के रेंज में मिलेगी। बट इफ हमने सॉल्यूशन लिया, अल्कोहल के सॉल्यूशन हम लेते हैं, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी, और ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डेड OH बॉन्ड के लिए जो आईआर फ्रीक्वेंसी हमको मिलती है वो कंपैरेटिवली लोअर रेंज पे मिलती है, दैट इज फ्रॉम 3200 टू 3400 सेंटीमीटर इनवर्स के केस पे। अब यदि यही OH हमको किसी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए मिले, कार्बोक्सिलिक एसिड दे आल्सो कंटेन CO ग्रुप एज वेल एज OH ग्रुप, अगर किसी एसिड के लिए OH ग्रुप फ्रीक्वेंसीज हम देखें, सो देन इट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक ब्रॉड बैंड बिटवीन 2500 टू 3000 सेंटीमीटर इनवर्स, जिसके बेसिस पे हम इस फ्रीक्वेंसीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो व्हाट वी सी हियर, वी सी आईआर फ्रीक्वेंसीज, इट डिपेंड्स अपॉन के फोर्स कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जिस तरह से बॉन्डिंग पैटर्न चेंज होता है, के की वैल्यू चेंज होती है, के की वैल्यू चेंज होने के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज में भी चेंजेस आते हैं। अनदर फैक्टर इज हियर दैट म्यू, अगर हमको कंपेयर करना हो द बॉन्ड फ्रीक्वेंसीज बिटवीन CF और CCl और CBr, हियर FCl-Br, ये जो एटम्स हैं इनके लिए इनके मासेस कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हैं। सो दैट अगर मास इंक्रीज होगा एज म्यू इज रिड्यूस मास, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है रिड्यूस मास। अगर मास इंक्रीज होगा एंड दिस म्यू इज इन रेसिप्रोकल टू न्यू बार, सो म्यू की वैल्यू इंक्रीज होने से, मास इंक्रीज होने से न्यू की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। सो इस केस में यहाँ पर CBr के लिए जो बैंड फ्रीक्वेंसीज होंगी वो कम होंगी एज कंपेयर टू CF। Okay, so these two are the important factors, force constant and another is mass. There are many factors that affect the IR frequencies. As we have seen here, hydrogen bonding यदि present हो तो वहाँ पे भी IR frequencies यहाँ पे alter हो जाती हैं, change हो जाती हैं।